चलिए, मैंने क्लास की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया अभी। अ, तो माही और प्रिया, ये बताइए कि अभी तक जितना हम लोग पढ़ाई किए हैं, इज दैट क्लियर या उसमें अभी कुछ कंफ्यूजन है? यस यस सर। यस मतलब क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके, ठीक है। ओके, चलिए, सुप्रिया भी ज्वाइन कर रही है। तो अ, अभी तक हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 किया था। चैप्टर 1 में हमने जाना था हमारे आसपास में क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में सीखा था। देन वी लर्न अबाउट चैप्टर 2, जो जहाँ पे वी टॉक्ड अबाउट आर द थिंग्स प्योर इन आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे आसपास की चीजें शुद्ध है या नहीं। उसके बाद हमने सीखा सॉल्यूशन के बारे में, मिक्सचर के बारे में, उसको अलग अलग पदार्थों को कैसे अलग करते हैं मिक्सचर में, ऐसे डिफरेंट मेथड्स लाइक सेंट्रीफ्यूगेशन, इवापोरेशन, वाष्पीकरण, जो भी बोलिए उसको। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब, सेंट्रीफ्यूगेशन को हिंदी में क्या बोल रहे थे हम लोग? अम, सर हाँ, बोलिए बेटा। सर बायो नहीं पढ़ाते हैं। बायो नहीं, देखिए हम साइंस पढ़ाते हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है ना, तो बायोलॉजी नहीं पढ़ाते हैं। तो अभी तो देखिए अभी तो नाइन्थ की पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें हम लोग सबको अलग अलग नहीं रखते हैं। हम शुरू के चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। अभी इसमें टोटल 13 चैप्टर है। 2 चैप्टर अभी पढ़ाए हैं ना। अभी तीसरा चैप्टर आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो अभी तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों ही रहेगा, लेकिन 10th में जाने के बाद में उसके बाद से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे आ जाएंगे हम लोग, क्योंकि आप लोग को हम तैयारी करा रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है? तो और बायोलॉजी मेरा, मतलब हम पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हैं, लेकिन 10th तक ही पढ़े हैं, उसके आगे नहीं पढ़े हैं। तो बायोलॉजी हम को छोड़ देंगे धीरे धीरे। 9th के बाद हम बायोलॉजी छोड़ देंगे, ठीक है? ताकि फिर से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे। और 11th के बाद तो मतलब 11th में जाने के बाद तो बायोलॉजी को पूरा ही छोड़ देंगे फिर, है ना? मतलब फोकस रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के ऊपर, ठीक है? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आज हम लोग तीसरा चैप्टर का पढ़ाई करेंगे, जो जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसको हिंदी में बोलते हैं अणु और परमाणु। सॉरी, परमाणु और अणु। तो परमाणु हो गया एटम, जिसे बोलते हैं ना एटम बम, बोलते हैं ना एटम बम, वैसे है परमाणु। तो एटम बम उतना छोटा चीज नहीं जितना कि यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। एटम बम बहुत बड़ा चीज होता है, लेकिन मेन हम लोग आज सीखने वाले हैं वही अणु और परमाणु के बारे में, ठीक है? और बम बनाने नहीं सीखेंगे, सिर्फ सिर्फ सीखेंगे हम लोग कैसे यूज करते हैं ये कॉन्सेप्ट्स को। तो चलिए, लेट मी शेयर माय स्क्रीन क्विकली। और बताइएगा जब आप लोग को स्क्रीन दिखना शुरू हो जाए, ठीक है? ओके, आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। व्हाइट स्क्रीन भी दिख रहा होगा। ओके, चलिए तब शुरू किया जाए। तो पहले तो है कि भाई एटम क्या होता है। एटम, या हिंदी अंग्रेजी में बोलेंगे तो बोलेंगे एटम, और हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे परमाणु। अब परमाणु या ऐसे होता है, परमाणु नहीं, परमाणु हर शुरू ही होता है, ठीक है? तो ठीक है, अब इसका स्पेलिंग छोड़ दीजिए। तो ये पहले एक, मतलब इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ, कहाँ से शुरू हुआ ये पूरा लड़ाई झगड़ा। हम लोग अभी तक मटेरियल्स के बारे में सीखे कि सॉलिड मिक्सचर क्या होता है, चीजें हमारे पास पास शुद्ध नहीं होती है। हम लोगों ने एक और व्यू सीखा कि भाई हम देखते हैं कि पानी पानी बड़ा शुद्ध है, अच्छा पीने वाला पानी है, मीठा पानी है, पी रहे हैं हम लोग। हम बोलते हैं एकदम पवित्र है, शुद्ध है। ये पवित्र नहीं, शुद्ध है, मतलब उसमें एक ही चीज है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है। लेकिन जब साइंटिस्ट देखता है इसको, जब कोई वैज्ञानिक देखता है इसको, तो उसके अंदर थोड़ा डीप में जाता है, कंपेयर टू व्हाट नॉर्मल पर्सन वुड थिंक अबाउट। तो देखिए, तब वो बोलता है कि नहीं, पानी में भी मिलावट है, एकदम सबसे दुनिया का सबसे शुद्ध पानी जो है उसमें भी मिलावट है। क्यों भाई? इट्स नॉट अ प्योर थिंग, इट हैज अ मिक्सचर, मतलब उसमें 2-3 चीजें मिली हुई है। क्या मिली है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
तो ये साइंटिस्ट का व्यू होता है। तो खैर अभी हम लोग थोड़ा सा स्लो जाते हैं यहाँ पे। तो मिक्सचर, कंपाउंड, वो सब हमने सीखा है पहले। अभी आते हैं, मान लिया जाए कोई कोई भी एक उदाहरण ऐसा चीज कर लेते हैं जो कि एक चीज से बना। मान लिया जाए कि हम्म, चलिए हमारे हम जो ब्रीद करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है। मतलब ऑक्सीजन में हमको नाइट्रोजन, सल्फर और क्या बोलते हैं, फास्फोरस और वो सब चीज, या इवन कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब नहीं चाहिए। शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, जो हमारे आसपास में है। तो मान लिया जाए आपने एक बर्तन लिया, इसमें मतलब फ्रेश एयर है, ठीक है, एकदम शुद्ध हवा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो भाई ठीक है, ऑक्सीजन। अब ये बर्तन को और छोटा कर दिया, इसमें अगर यही हवा, ये ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर दिया, तो भाई थोड़ा कम मात्रा है ये। और छोटा बर्तन किया, और छोटा ट्यूब किया, उसमें डाला। बेसिकली हम लोग ये इमेजिन करना चाह रहे हैं कि इस ऑक्सीजन का सबसे कम मात्रा लेकर के हम चले। मान लिया जाए कि अभी आप जो है, एक बहुत छोटा सा गोली है, उसके अंदर मतलब एम्प्टी स्फीयर है, उसके अंदर में, या गोला है, उसके अंदर आपने भरा ऑक्सीजन, ठीक है, ये कम हो गया। और छोटा, और छोटा, मतलब समझिए कि इतना छोटा मात्रा ले आए, जबकि आपको लगे हाँ इससे छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। दैट इज व्हाट वाज समथिंग बॉदरिंग एवरीबॉडी। मतलब साइंटिस्ट लोग जब इसको क्या सोच रहा था कि भाई कोई भी चीज को हम छोटा, कोई भी एक एलिमेंट को, कोई भी एक चीज को, चलिए आयरन हो, ऑक्सीजन हो, मान लिए नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन हो, मतलब कोई भी एक शुद्ध चीज जिसमें कि और कुछ मिला हो नहीं हो, उसका छोटा से छोटा कितना छोटा कर सकते हैं। तो इस चीज को लेकर के मतलब बहुत पहले से मारामारी चल रहा था। हम लोग तो आज सोचना शुरू किया इसके बारे में, लेकिन साइंटिस्ट लोग का ध्यान इस पे हमेशा था, ठीक है, कि भाई कोई भी चीज का सबसे छोटा मात्रा क्या है, निकालो उसको। उस चीज को बोला गया एटम या परमाणु। तो इसके इस दिशा में खोज करने वाले दो ही देश था पुराने जमाने का। मतलब आप इतिहास देखेंगे ना, तो दो ही देश था जहां पे कि अम, दो ही देश था जहां पे कि लोग पढ़ने लिखने में विश्वास करते थे ज्यादा या खोज करते थे। एक था ग्रीस और दूसरा था इंडिया, ठीक है। ग्रीस को ग्रीक बोलते हैं, यूनान बोलते हैं, जो भी बोलिए। तो ये दो ही देश था जो कि साइंस और मैथ के बारे में मारामारी कर रहा था, दिमाग लगा रहा था, ठीक है। तो सारा बुक में आप देखेंगे मैक्सिमम चीज की खोज हुआ है, ये दो देश से ही आया है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी शुड टेक प्राइड इन। मतलब हमारे लिए गर्व की बात है कि मतलब साइंस में, इतिहास में जितना भी खोज हुआ है, उसमें से हमारे देश का कंट्रीब्यूशन काफी है, ठीक है। तो एक कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, कि यह पूरा जो साइंटिस्ट समुदाय था, वो लोग ये खोजने में लगा हुआ था कि कोई भी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या हो सकता है, जिसके बाद बोले कि भाई अब नहीं, इससे आगे इसको तोड़ना मुश्किल है। दैट इज व्हाट वाज गिवन अ नेम, एटम या परमाणु, ठीक है। अब पहले तो अपने साइंटिस्ट लोगों ने निकाला ये चीज कि भाई हाँ, इसको इसका नाम परमाणु दिया जाएगा। अपने मतलब आई थिंक अपने देश का साइंटिस्ट का नाम भूल रहे हैं हम, लेकिन अपने देश में ही खोज हुआ पहले। और हम लोग इस निष्कर्ष पे, मतलब हमारे साइंटिस्ट लोगों ने नाम दिया इसको कि भाई इसको परमाणु बोलेंगे। सबसे छोटा किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसको आगे नहीं ब्रेक कर सकते हैं, दैट वाज तो गिवन अ नेम कॉल्ड परमाणु, हिंदी में। और जब ग्रीस में
साइंटिस्ट लोगों ने निकाला, तो उन लोगों ने वही नाम दिया कि भाई चलो इसको बोलेंगे एटम। ठीक है, तो ये तो हुआ इसके पीछे का इतिहास, कि भाई साइंटिस्ट लोग इसके पीछे दिमाग लगा करके सब की भाई सब चीज, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण को एक नाम दिया गया, परमाणु। ठीक है, तो आगे बढ़े, या कुछ दिक्कत है? अभी तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत वाला काम कुछ हम लोग किए ही नहीं है ना। ठीक है, तो ओके, आप लोग अभी तक फॉलो कर पा रहे हैं ना, मतलब कुछ सुनने में दिक्कत नहीं हो रहा है, समझने में दिक्कत नहीं हो रहा है अभी तक, ऐसा हम मान के चले आगे? प्रिया, माही, आलोक, सुप्रिया। यस सर। ओके यस सर। ओके, चलिए, तो ये तो हुआ इसका भाई, इसका इतिहास भूगोल का बात कर रहे हैं हम लोग कि भाई परमाणु का उत्पत्ति कैसे हुआ, उसका नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो इसी क्रम में जब जब पदार्थों को, मतलब सब पहले तो एक तो चीज है कि हमारे पास पास जो भी पाया जाता है उसमें वो एक मिक्सचर के फॉर्म में होता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ रहता है। चाहे आप जो सांस ले रहे हैं, हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट से हम में जो एयर है, ऑक्सीजन हम यूज करते हैं, उसमें ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, और बहुत तरह की चीज होता है। नहीं? तो हमेशा जो है उसके उसमें मिक्सचर रहता है। तो आप कोई भी पदार्थ को एकदम अकेले में ऐसा सोचेंगे कि हाँ चलो प्योर नाइट्रोजन निकाल के इसका कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो यू हैव टू डू सर्टेन प्रोसेस टू सेपरेट नाइट्रोजन फ्रॉम अदर थिंग, मतलब नाइट्रोजन को अलग अलग करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप उसको बोलेंगे कि हाँ भाई ये प्योर फॉर्म में आया, उसके बाद हम काम करेंगे। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लासेस में सीखा कि भाई कैसे पदार्थों को अलग करते हैं, और उस बारे में, तो बेसिकली एलिमेंट्स के, सॉरी, एटम को समझने के पहले हुआ कि भाई देखो हमारे आसपास सब कुछ तो मिक्सचर के फॉर्म में रहता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है, तो कुछ दो तीन लॉज के बारे में अपना एक साइंटिस्ट था डाल्टन, नहीं इसका नाम था क्या, एंटोनी लेवोजियर। तो खैर ये भी एक साइंटिस्ट था जो अपने खोज में लगा हुआ था कि भाई पदार्थों का सबसे छोटा, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल कैसे निकाला जाए, उसके सारे, मतलब उसी सब सेम समुदाय से बिलोंग करता था जो कि इस खोज में लगे हुए थे। तो उसने कहा कि भाई देयर आर टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अभी चूंकि हम लोग परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं, सारे हम उसके केमिकल्स के बारे में बात करेंगे, कैसी चीजों को अलग करना है, कैसे, हाउ डू वी एनविजन द मिक्सचर्स, उसको उसको अलग करने के लिए क्या क्या करना होता है या क्या क्या प्रक्रिया होगी, वो सब हम लोग सीखेंगे, सबका सिंबल्स के बारे में। या तो हुआ कि पहले वहां तक पहुंचने से पहले, शुद्ध फॉर्म में पहुंचने से पहले, लेट्स लुक एट सम ऑफ द लॉज फॉर केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो लॉज मतलब जैसे होता है ना कि जहां पे गाड़ी चलना है 40 का स्पीड में, ये एक ट्रैफिक लॉ है कि भाई इससे ऊपर चलेंगे तो पुलिस पकड़ के फाइन देगा। ठीक है, दूसरा लॉ होता है कि भाई कोई किसी को हर्ट नहीं करेगा, कोई किसी को मारामारी नहीं करेगा। मान लिया किसी ने किसी को मार के टांग तोड़ दिया अगर, तो दैट्स अ लॉ, दैट्स अ क्रिमिनल लॉ दैट सेज कि भाई आप ये किसी को मार पीट नहीं सकते हैं, किसी का टांग नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी साइंटिस्ट लोगों ने कुछ लॉज बनाया, और जो कि बाद में काफी काम में आने लगा। तो पहला लॉ बोलता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, तो उसका कहना ये था, सॉरी, केमिकल कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।
अभी इसको एक काम करते हैं, आप लोग के लिए देख लेते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन संयोजन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब रासायनिक संयोजन के नियम। अब आप लोग देखिए आपकी किताब में क्या लिखा होता है, देख लीजिए उसको। विल गो थ्रू द कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड उसके बाद उसको रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो हुआ कि भाई हम जब एटम की बात करते हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं, प्योर चीजों की बात करते हैं, कैसे सबसे किसी भी प्योर सब्सटेंस का सबसे छोटा पदार्थ जिसको हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते हैं उसको एटम बोलेंगे। दिस इज व्हाट वी स्टार्टेड विथ। तो साइंटिस्ट लोग ने कहा कि भाई चलिए अब जो है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हमेशा मिक्सचर के रूप में रहती हैं, उसमें चीजें मिली भी होती हैं, तो इसीलिए उन्होंने कुछ थंब रूल्स बनाया जिसको कहते हैं कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या रासायनिक संयोजन के नियम। तो क्या क्या नियम था देखिए। पहला नियम बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला नियम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन का मीनिंग से देखते हैं, बाकी तुमको याद है, संरक्षण। हाँ, तो देखिए सॉरी, तो ये देखिए कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका क्या मतलब है। तो ये लॉ बोलता है कि कभी भी आप दो चीजों को मिलाएंगे, मान लिया जाए 5 ग्राम, 5 ग्राम, मान ली हम हाइपोथेटिकली हम बोल रहे हैं 5 ग्राम कार्बन और 10 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हम कभी ऐसा सिचुएशन आएगा, अगर हम ये दोनों को मिला के कुछ 5 ग्राम कार्बन और 10 ग्राम ऑक्सीजन मिलाएंगे अगर, तो टोटल मास जो है 15 ग्राम होगा। ये 15 से 14 नहीं हो सकता, या 16 भी नहीं होगा। यानी ये बोलता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि जब भी आप कोई दो चीजों को मिलाते हैं तो उनका मास, या उस मास को क्या बोलते हैं हिंदी में, रखिए मास मतलब अ, द्रव्यमान। हाँ, तो उसका द्रव्यमान या उसका मास वो संरक्षित रहता है, मतलब वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। ये चीज हर जगह पे होता है। आप लोग आगे पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, मतलब ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, कभी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ये हम बना नहीं सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो बोलता है कि अब कभी भी दो पदार्थों को मिलाते हैं तो उनका टोटल मास या द्रव्यमान जो है संरक्षित रहता है, वो चेंज नहीं होता है। इसको लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, वो कर सकते हैं आप यहाँ पे। सर आप लोग बुक में देखेंगे कुछ एक्टिविटी दिखाया है जिसमें कि वो उसी चीज को करने का कोशिश किया है, ठीक है। लेकिन ये इट्स फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आप ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है ना, ये हमारे लाइफ में हमेशा हमेशा ही अप्लीकेबल होता है। आप इसको अलग अलग फॉर्म में देखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इवन इवन वॉल्यूम, वॉल्यूम भी रहेगा, नहीं वॉल्यूम नहीं रहेगा, सॉरी, वॉल्यूम कैन चेंज, ओके, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दो चीजों से आपका पाला पड़ेगा। अभी के लिए हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन गोइंग बैक टू फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, तो हम लोगों ने सीखा कि भाई एटॉम क्या होता है,
एट अ वेरी हाई लेवल, कि भाई किसी भी पदार्थ का वो सबसे छोटा से छोटा कण जिसको हम आगे तोड़ नहीं सकते, दैट इज एटम, या हिंदी में परमाणु। उसी के बाद हम लोग बात करना शुरू की कि भाई साइंटिस्ट डिफाइन सर्टेन लॉज ऑफ कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो उसी में पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए भाई, किसी ने हाथ खड़ा किया, बोलिए प्रिया। सर एटम और मॉलिक्यूल दोनों सेम ही होता है क्या? बिल्कुल नहीं, हम लोग जाएंगे मॉलिक्यूल तक पहुंचेंगे, अभी तो हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया है ना। तो अभी मतलब जस्ट सिंस यू आस्क्ड, मॉलिक्यूल्स मतलब उसको बोलते हैं अणु, या अणु और परमाणु, ठीक है। तो यस। तो हम लोग मॉलिक्यूल पे हम आएंगे, हम लोग अभी हम लोग एटॉम की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम बिल्कुल प्योर एलिमेंट का से छोटा कण जिसको हम आगे तोड़ नहीं सकते, दैट इज परमाणु, ठीक है, यह एटॉम। ओके तो सर। और हम लोग अभी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, आएंगे हम लोग अणु पे भी आएंगे, है ना। लेकिन आपका सवाल का जवाब ये है कि वो सेम नहीं होता है। ओके। चलिए, तो फिर बढ़ते हैं आगे। तो हमने तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कोई डाउट नहीं इसमें? नो सर। ओके। दूसरा लॉ दिया गया हमको समझने के लिए बाय साइंटिस्ट, कि उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। मतलब प्रोपोर्शन समानुपात होता है, राइट, प्रोपोर्शन, अच्छा, ओके, अनुपात। तो ये बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसको पूरा पूरा हिंदी में क्या बोलेंगे, देखते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सामग्री अनुपात का नियम, ओके, सॉरी, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम, ओके। तो इसमें क्या बोलता है कि आप कोई भी पदार्थ लेते हैं, मान लिया जाए आप, अभी देखिए हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का हम जो बात कर रहे थे, तभी हम बात कर रहे थे कि भाई दो अलग अलग चीजों को मिलाया गया है तो उनका टोटल मास चेंज नहीं होगा, बना रहेगा। और ये जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, एक मिनट, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो लॉ बताया, पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो अब इसको समझते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो स्थिर अनुपात का नियम, अब इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, पानी, ठीक है। पहले तो समझते हैं कि ये लॉ बोलता क्या है। तो ये लॉ बोलता है क्या, कि आपका कोई भी पदार्थ, कोई भी उम, कोई भी सॉल्यूशन हो, कोई भी कंपाउंड हो, मतलब कोई भी मिलावट मतलब कोई भी मिश्रण हो अगर, तो उसमें हर एक छोटा से छोटा कण उसका निकालेंगे, मॉलिक्यूल निकालेंगे, पदार्थ उसका एक पार्टिकल निकालेंगे अगर, तो उसमें अगर दो चीज मिला हुआ है तो हमेशा वो एक ही अनुपात में होगा। जैसे कि केक बनाते हैं ना, तो आटा, सॉरी, मैदा और चीनी और बेकिंग पाउडर का अनुपात सेम रहना चाहिए। मान लिया जाए कि मान लिया कि एक अनुपात 4 में अगर आपको डालना है, मान लिया जाए कि बेकिंग पाउडर, सॉरी, शुगर और मैदा, ठीक है, चीनी और मैदा, तो उसी अनुपात में रहेगा। मतलब छोटा केक बना रहे हैं तो 1 कप चीनी, 4 कप मैदा, बहुत बड़ा कप बना रहे हैं तो 2 कप चीनी और 8 कप मैदा, ठीक है। और बड़ा कप बना रहे हैं तो हो सकता है कि
3 कप चीनी 12 कप मैदा, तो उनका अनुपात जो है वो सेम है। अगर इसको छोटा करते जाएंगे, मान लीजिए कि आपने कहा एकदम बहुत एकदम चुन्नू सा केक बना रहे हैं, इतना इतना छोटू सा केक बना रहे हैं, तो होगा कि भाई 1 दाना चीनी 4 दाना मैदा, लेकिन देखेंगे उसका अनुपात सेम ही है। तो दिस इज व्हाट इट सेज कि किसी भी मिक्सचर में, किसी भी कंपाउंड में जो आपकी चीजें हैं, जो मिली हुई जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें, उनका अगर आप उसका छोटा से छोटा कण लेंगे अगर, तो उसका अनुपात सेम रहेगा। जैसे कि मान लिया जाए उनके पदार्थों का अनुपात जो है वो सेम रहेगा। आप लोग मेरे साथ हैं या हम अपने साथ हैं? यस सर। मेरे साथ हैं, ओके ठीक है। यस तो सर, आपके साथ। ओके, नहीं इसलिए बीच में रुक रुक के हमको पूछना पड़ता है, क्योंकि सबका अपना होता है ना, एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है, हम ये मानते हैं कि हमको समझ में आ रहा है तो सबको समझ में आ रहा है, और हम अपने हिसाब से समझते हैं चीजों को, है ना, इसलिए रुक के पूछना पड़ता है आप लोग से, है ना। ओके, तो पहला देखिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पदार्थों का उसका क्या था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या बोले थे हम लोगों ने, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देखिए रासायनिक संयोजन का नियम। तो देखिए ये साइंस क्लास से इंग्लिश क्लास होते जा रहा है, हम लोग ट्रांसलेशन पे ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। बट हाँ, कमिंग बैक टू दिस वन, कि हम लोगों ने सीखा अणु के परमाणु के बारे में, परमाणु क्या होता है, और उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़े कि भाई साइंटिस्ट लोगों ने कुछ कुछ नियम दिया, उसको बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये रासायनिक संयोजन के नियम। तो उसमें पहला नियम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि भाई किसी भी पदार्थ का में कोई भी एक एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट मिलाते हैं, उनका जो मास है या द्रव्यमान है वो चेंज नहीं होता है। देखिए द्रव्यमान इतना भारी भरकम सुनने को लगता है, लेकिन अगर नॉर्मल बोलचाल में देखेंगे तो, कि भाई 10 ग्राम चीनी और 5 ग्राम नमक को मिलाएंगे तो 15 ग्राम ही बनेगा, वो 14 ग्राम नहीं हो सकता है। एंड दिस इज अ लॉ, नियम नहीं है, लॉ है ये। मतलब नियम में फिर भी आप सोच, नियम और लॉ एक ही चीज है, सॉरी, मतलब बोल रहा है दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज नॉट एन अंडरस्टैंडिंग, दिस इज लॉ। लॉ मतलब क्या होता है कि उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, कि अगर लॉ है कि मारपीट नहीं करना है, मारपीट करोगे तो जेल हो जाएगा, तो वो लॉ है, एवरीबॉडी टू फॉलो दैट, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, ये एक भाईचारा के साथ दिया गया एडवाइस नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह से लॉ मतलब इट इज समथिंग रिटन इन स्टोन, यू कैन नॉट प्रूव इट रॉन्ग, यू कैन नॉट कंटेस्ट इट, ठीक है। तो तो पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि भाई जब दो तीन चीजें मिलाई जाती है आपस में, तो उनका मास या द्रव्यमान जो है संरक्षित रहता है, कि वो बदलता नहीं है। कि 2 ग्राम चीनी, 5 ग्राम रेत और 10 ग्राम नमक आपने मिलाया अगर, तो 2 5 7 10 17 ग्राम जो है वो 17 ग्राम ही रहेगा, 16 नहीं बनेगा, 18 भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो उनका द्रव्यमान जो है संरक्षित रहता है। दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो वो ये बोलता है कि आप किसी भी मिक्सचर को ले लें, किसी भी पदार्थ, यहाँ पे कि एक से ज्यादा चीजें मिली हुई हो, उनका छोटा से छोटा आकार लेंगे, छोटा से छोटा टुकड़ा लेंगे अगर, तो उसमें भी जो मिलावट है उसका प्रोपोर्शन, उनका अनुपात जो है सेम रहेगा। जो हम यहाँ पे केक का उदाहरण दे रहे थे, कि भाई चीनी और मैदा का अनुपात जो है, छोटा से छोटा टुकड़ा हो केक का, उसमें सेम ही रहेगा। जिस दिन कोई केक बनाने वाला आदमी मेरे जैसा हो गया, जिसने कि केक का में चीनी और मैदा का अनुपात 1:4 था, और मेरे जैसा बनाया अगर, और उसमें 6:4, मतलब चीनी और मैदा, दिस इज शुगर, दिस इज फ्लावर, मैदा, अगर मेरे से अगर बेकर रहा और उसने केक बनाया और ये अनुपात में डाला अगर, तो केक का हो जाएगा अंतिम संस्कार, ठीक है। तो हाँ, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, कि ये बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये बोलता है कि किसी भी मिक्सचर में चाहे छोटा से छोटा कण भी लेंगे आप,
तो उसमें जो उसके एलिमेंट्स हैं उनका प्रोपोर्शन सेम रहेगा, उनका अनुपात हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो ये दो लॉज था जो हम लोग को साइंटिस्ट लोग ने बोला कि भाई आप लोग परमाणु के बारे में सीखना शुरू करें उससे पहले ये जान लीजिए। एंड दीज केम आउट वेरी हैंडी। मतलब शुरू में तो ये जो अपना साइंटिस्ट था उसने he gave that as a very high level view, लेकिन जैसे टाइम टाइम बीतते गया और लोगों ने इसके ऊपर और भी अध्ययन किया, रिसर्च किया, पता चला कि ये दिस बिकेम समथिंग दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक, दैट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल कि हाँ ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये लॉ जो है इसको ध्यान में रखिएगा कि भाई किसी भी कभी दो तीन चीजों को मिलाएंगे तो आपका मास जो है, टोटल द्रव्यमान जो है बदलता नहीं है, वो जस्ट जुड़ जाता है, उसका नुकसान नहीं होता है, कंजर्व संरक्षित रहता है। ठीक है, और दूसरा है लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये दो नियम है, ये लॉ है जो हम लोगों ने सीखा। हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो आगे जब बढ़ेंगे तो फिर से हम बात करेंगे कि भाई एटम क्या है, अब परमाणु क्या है। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोग पता नहीं आप लोग कितना खोजी है इस चीज को लेकर के, लेकिन होना चाहिए। कोई भी चीज अगर सामने वाला कोई बोले कि भाई ये इन्फॉर्मेशन ऐसा है तो ओके सर बोल के नहीं जाएंगे। हमेशा सोचिए, इसमें अपना भी दिमाग लगाइए कि अच्छा ये ऐसा क्यों है। एक्चुअली देखेंगे जो जितना भी बड़ा बड़ा साइंटिस्ट रिसर्चर जो बनता है ना, आप में से कुछ लोग बनेंगे, वो लोग बनते हैं जो लोग की खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, हु ट्राई फाइंडिंग आउट थिंग्स बाय देमसेल्व्स कि अच्छा अच्छा ऐसा क्यों। अब जैसे कि डॉक्टर ने बोला कि भाई बुखार हो रहा है, ये टैबलेट खा लीजिए। टैबलेट खा लिए, चार टैबलेट तो एक जैसा ही दिखता होता है। दवाई की दुकान में जाएंगे, 8-10 टैबलेट निकालेंगे, सब सब सफेद रंग का, कोई हल्का गुलाबी रंग का, कोई कोई ब्लू रंग का रहता है। सवाल ये है कि उस टैबलेट, बुखार के लिए अलग टैबलेट, सर्दी खांसी के लिए अलग टैबलेट, और पेट दर्द के लिए अलग दवा, ऐसा क्यों। और यहाँ पे हम आप लोग के दिमाग में वो कीड़ा डाल रहे हैं कि उस बारे में सोचिए। हमेशा कुछ भी चीज छिपाना पड़ता है ना कि अच्छा जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक केमिकल लेते हैं, दूसरा केमिकल मिलाते हैं, तो किसी में धुआं निकलता है, कहीं पे कुछ नहीं होता है, कहीं पे कलर चेंज हो जाता है, क्यों। ऑलवेज आस्क दैट क्वेश्चन, क्यों। आई मीन नॉट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। अभी अगर मान लिया जाए, थोड़ा हम टॉपिक चेंज करके बोलेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, दिस इज व्हाट पाइथागोरियन थ्योरम सेज। ठीक है, कि भाई एक समकोण त्रिभुज में ये है हाइपोटेन्यूज है, कर्ण जिसको बोलते हैं, मान लिया जाए ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो दिस इज व्हाट पाइथागोरियन थ्योरम सेज कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू सी स्क्वायर। सवाल है क्यों। कैसे मान लें कि पाइथागोरस सही था, पाइथागोरस सही था, उसने जो थ्योरम दिया सही दिया। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट हाउ डू आई वैलिडेट दिस। मैथ क्लास में हम ये समझाया है, ये नहीं समझाया हूं तो आप लोग को फिर से समझा देंगे बाद में, लेकिन जब हम लोग मैथ पाएंगे तब। लेकिन दिस जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, बट मेरा कहना ये है कि व्हेन यू कम अक्रॉस सम इंफॉर्मेशन, ऑलवेज आस्क दैट क्वेश्चन व्हाई, क्यों। Because when you get the answer for that why, your understanding of that thing would get 10 to 20 times better. अगर आप बुखार में वो सफेद टैबलेट ही क्यों खाते हैं और लाल टैबलेट क्यों नहीं खाते हैं, या बुखार में नहीं, हमको नहीं मालूम कि क्या दवाई खाते हैं आप लोग, लेकिन एक पर्टिकुलर दवाई खाते हैं तो क्यों खाते हैं। when you think about that, start thinking about that, then you would know कि fever is caused by XYZ things, and this medicine has this particular property which helps to suppress that particular those symptoms. या बुखार में ये प्रॉब्लम, समस्या, ये कारण से बुखार होता है और इस दवाई में ये इसका ये गुण है कि ये चीजों को से भिड़ता है वो।
कोविड का दवाई जो है हम पेट दर्द में नहीं खाएंगे, है ना, क्योंकि उस दवाई का वो प्रॉपर्टी है, तो या उसका गुण है, या उसके अंदर वो केमिकल्स हैं जो एक सर्टेन चीज को सिमुलेट करते हैं। तो नेट द पॉइंट इज कि जो भी चीज आपको अभी से जो भी चीज जानेंगे, ऑलवेज मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट थिंग। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन कि वो कोई चीज कैसे हुआ, कोई फॉर्मूला कैसे आया, कोई जानकारी मतलब का क्या रिलेवेंस है। बट आप लोग भी अपनी तरफ से वो कोशिश कीजिएगा कि खोज करेंगे थोड़ा कि अच्छा ये चीज समझ में आ गया, ठीक है, समझ अगर सर ने समझा दिया कि ये कैसे होता है ठीक है, नहीं तो अपना भी सोचेंगे अच्छा ऐसा क्यों हुआ, इज दिस द राइट थिंग टू हैपन, इसमें कुछ और भी हो सकता है क्या, पानी अगर है इसमें, दिस इज मेड ऑफ दिस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बस ये अच्छा ये मिला हुआ है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, पानी कैसे बन गया, लिक्विड कैसे बन गया। So those are the things that you have to think. Every information that you come across, think to figure out कि उस क्या उसका वो हुआ क्यों है सर, उसके पीछे रीजनिंग क्या है। अरे वंस यू आर कन्विंस्ड कि हाँ समझ में आ गया कैसे हो रहा है, देन दैट विल बिकम योर परमानेंट नॉलेज, वो कभी जाएगा नहीं आपके दिमाग से, और वो कॉन्सेप्ट बन के आपके साथ रहेगा, ठीक है। आई नो थोड़ा डेविएट कर गए हम लोग, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो कमिंग बैक टू, अभी हम लोगों ने एटम या परमाणु के बारे में शुरू किया बात करना। सवाल है कि फिर से हम लोग आ रहे हैं कि भाई एटम है क्या। तो पहले तो पता चला कि भाई ठीक है, एटम जो है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम या स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम आगे तोड़ नहीं सकते, ठीक है, नहीं तोड़ सकते हैं, समझ में आ गया। लेकिन जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो पता चला कि भाई एटम के अंदर भी बहुत सा खेल होता है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन टाइप की चीज पाए जाते हैं, बट एनीवेज वी आर नॉट गोइंग देयर येट। अभी हम लोग इसी बात को मान के चलते हैं कि एटम जो है किसी भी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण है जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम एटम जो है उसको हम अपने मतलब नॉर्मल आंख से उसको देख भी नहीं सकते, ठीक है। ओके, कोई सवाल, कोई शंका, कोई दिक्कत तो बताइए भाई। नहीं, ओके, तो उसी जानकारी, उसी विश्वास से आगे बढ़ते हैं कि भाई एटम जो है किसी भी पदार्थ का, किसी भी एलिमेंट का वो सबसे छोटा कण है, इसको हम आगे उससे आगे नहीं तोड़ा जा सकता है, और मोस्ट ऑफ टाइम्स हम उसको अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, मतलब नॉर्मल आंखों से। मेरे आंख से तो बिल्कुल नहीं, मेरा तो चश्मा भी लगा हुआ है ना। तो अगला सवाल हुआ कि क्यों, कितना छोटा है, मतलब कितना छोटा हो सकता है कोई भी एटम। तो यही जानकारी के लिए मान के चलिए कितना छोटा हो सकता है। एक उदाहरण है कि अगर मान लिया जाए हम लोग अपने आसपास पानी तो हमेशा देखते हैं, पानी, हवा देखते हैं, ऑक्सीजन भी देखते हैं, मतलब देखते क्या, बस महसूस करते हैं। हाइड्रोजन का अगर एक एक एटम लेंगे अगर, ठीक है, उसका एक एटम, उसका, अब मान के चलिए कोई भी चीज बहुत छोटा करें तो समझिए उस सर्कल के फॉर्म में होगा, ठीक है। इसका छोटा जो कण हाइड्रोजन का जो एक एटम होता है उसका साइज होता है, उसका रेडियस होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब सोच लीजिए कि कितना छोटा सोच सकते हैं। 1 मीटर रेडियस जो है, 1 मीटर तो खैर ठीक है, ठीक ठाक बड़ा हो जाता है। अब सॉरी, या इसको ऐसा करता है, 10 मीटर रेडियस, ठीक है, बहुत बड़ा होगा पूरा, एक एक 2-4 रूम तो आ जाएगा उसमें, ठीक है। अब 10 मीटर रेडियस में समझ में आता है 10⁻⁻1 क्या होगा, ये हो जाएगा 1/10, ठीक है।
1/10 मीटर का रेडियस। अभी जो है मामला थोड़ा कंट्रोल में आ गया है। 1/10 मीटर का रेडियस, 10 मीटर इतना होता है, 10⁻⁻1 कितना हो गया, 1/10 हो गया। तो 1/10 मतलब 10 सेंटीमीटर हो जाता है वो। 10 सेंटीमीटर कितना बड़ा, मैं ये अपना जितना बड़ा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को उतना बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ तक मामला ठीक है। अब सोचिए कोई बोले 10⁻⁻2, तो ये क्या हो गया, 1/100, 1/10⁻2 यानी 100। ये हो गया इतना मीटर मतलब 1 सेंटीमीटर। अब देखिए इतना सा भी बात आ गया, इतना बड़ा रेडियस। 10⁻⁻4 मतलब 1/10,000, मतलब 1 सेंटीमीटर का भी 100वां हिस्सा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जब हम 10⁻⁻10 बोल रहे थे वो कितना छोटा होता, कितना महीन हो सकता है वो। तो अगर कोई अपनी आंख से देख पाता है तो हम सिर्फ बधाई दे सकते हैं। लेकिन what I'm trying to say is these atoms are very very small, very small। अगर हम किसी पदार्थ का एटम की बात कर रहे हैं तो उनका साइज समझिए कि नॉर्मल आंख से देखना संभव बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे आप आपके बुक में देखेंगे आप लोग को मिलेगा हाइड्रोजन का एटम जो है उसका रेडियस होता है 10⁻10 मीटर। उसी तरह से अगर सिंपल अभी ये तो मतलब पानी का पानी तो मिक्सचर है, इसमें इसमें एक एटम नहीं है। लेकिन इवन आप पानी का भी सबसे छोटा छोटा सबसे छोटा साइज जहाँ पे कि वो पानी है, मतलब इट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स कंबाइंड फॉलोइंग सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, उसका भी सबसे छोटा मॉलिक्यूल जो होता है उसका साइज होता है इतना। ठीक है, जो हमारा जो बॉडी में जो ब्लड रहता है हीमोग्लोबिन, उसका, अब हीमोग्लोबिन को हम खाली हीमोग्लोबिन यहाँ तक लिख के छोड़ दे रहे हैं तो पूरा स्क्रीन भर जाएगा। उसका भी छोटा छोटा मॉलिक्यूल होता है वो। अ, तो बेसिकली यहाँ पे ये है कि कोई भी चीज का एटॉम यानी कि परमाणु, उसका सबसे छोटा से छोटा जो पार्टिकल है जहाँ पे कि उसका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है, मतलब उसका प्रॉपर्टी नहीं बदला है, उसका परमाणु का साइज बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा। देखते हुए क्या सवाल आया, बोलिए आलोक। आलोक यू हैव अ क्वेश्चन, रेज योर हैंड, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। आलोक अपने हाथ खड़ा किया है, अगर सवाल है तो अनम्यूट कीजिए, पूछिए, और एल्स आई विल कंटिन्यू। प्रिया, माही, सुप्रिया, आप लोग को आवाज सुनाई पड़ी बेटा? यस सर। तो यस आलोक आप, सर। ओके गुड। तो आलोक आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव अ क्वेश्चन, बट ठीक है, आई विल कम बैक टू यू अगेन, लेट मी कंटिन्यू इफ यू आर आस्किंग क्वेश्चन। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे ले लेकर के मुद्दा ये है कि कोई भी परमाणु का या जो एटम है उसका साइज के बारे में अगर बात करेंगे तो ये मान के चलिए कि वो इतना छोटा होता है जो कि हम अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इसीलिए अम, आपको उसके लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स लगे हैं जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप का काम ही वही होता है कि वो चीजों को बड़ा करके दिखाता है। और विथ मोर एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी नए नए तरह के माइक्रोस्कोप, पावरफुल माइक्रोस्कोप आ लग गए हैं जिसके थ्रू हम बड़ा बड़ा कोई भी छोटे छोटे एटॉम को भी हम एनलार्ज करके देख पाते हैं। तो एनीवेज विल कम टू दैट लेटर, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए कि कोई भी एटम जो है इतना छोटा होता है जो कि हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं।
and you would probably be able to see that in your notebook also, I mean in your books also. ओके चलिए, अब हुआ कि भाई ठीक है, चलिए एटम तक बात आ गया कि भाई हाँ ठीक है, एटम होता है हर एक एलिमेंट का छोटा छोटा कण, इसको आगे तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन इट वाज गेटिंग मोर एंड मोर सीरियस, कि हम लोग शुरू में तो भाई पानी बोल के निकल ले रहे थे कि भाई पानी, लेकिन साइंटिस्ट बोला रुक जाओ, पानी नहीं है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखिए, हम जब भी पानी बोलते हैं H2O लिखते हैं, क्यों? कि पानी का हर एक छोटा से छोटा कण जो है वो इस प्रोपोर्शन को दर्शाता है, जो कि हम लोग लॉ ऑफ क्या कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात कर रहे थे ना। यहाँ पे उस बारे में हम लोग और भी डिटेल में जाएंगे, बट देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पे दो हाइड्रो H2O, दो हाइड्रोजन का परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर के बनाता है पानी, H2O। तो अभी हम लोग आगे जाए बढ़ेंगे उसमें, ठीक है, जहां पे बोलता है कि भाई ठीक है, पानी को हम लोग अलग कर दिए कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीज है इसमें, हाइड्रोजन का दो परमाणु है, ऑक्सीजन का एक परमाणु है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी इसको ब्रेक करके डिटेल लेवल पे जाना शुरू कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो हुआ कि ठीक है, तो अगर सब हर एक चीज में अलग अलग एलिमेंट्स है, अलग अलग सब्सटेंस है, तो सबको अलग अलग नाम देना शुरू करें। तो हुआ कि शुरू में साइंटिस्ट लोग बोला कि चलो अलग अलग सिंबल्स यूज करेंगे, ठीक है, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। कि जैसे बोला, किसी ने कहा कि भाई देखो, अगर हाइड्रोजन का एटम रहेगा तो ऐसा, ये सिंबल, हाइड्रोजन के एटम के लिए ये सिंबल बनाया, नॉट नॉट विद डबल सर्कल, सिंगल सर्कल, ठीक है। उसी तरह किसी ने कहा कि नहीं, मोस्टली जो है कोयला जो है उसमें कार्बन सबसे ज्यादा होता है, तो उसका सिंबल बनाएंगे ऐसा, पूरा शेड करके काला, ठीक है। ये हो गया कार्बन का सिंबल। ऑक्सीजन जो बड़ा शुद्ध दिखता है अपने आसपास, तो मतलब ट्रांसपेरेंट सर्कल, ऑक्सीजन। तो ये सब सिंबल्स जो है, दिस वर अर्ली टाइम्स, जबकि साइंटिस्ट लोग जो है वो मतलब नहीं था, were trying to come up with different understanding based on what they see in their surrounding, and then they were trying to make it more standard। तो हुआ कि भाई sorry, कि चलो हम लोग अभी ये एटम सीख गया क्या होता है, उसमें हर एक चीज में अलग अलग चीजें मिक्स होती हैं, कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। तो चलो भाई सब सब एलिमेंट्स का अलग अलग सिंबल देते हैं, सबका नाम देते हैं, और फिर से पहचानना आसान होगा। तो ये हम दो तीन एग्जाम्पल दिए, आप नोटबुक में देखेंगे तो आपको और भी एग्जाम्पल दिखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ कि धीरे धीरे करके ये वाला चला नहीं जाता, ये जो सिंबल्स हुआ था ना, दिस वाज गेटिंग जस्ट टू मच, और उसमें जो है उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ना शुरू हो गया। और हमेशा पिक्चर याद रखना मुश्किल है, हर हर चीज का नाम है, उस हिसाब से चीजों को जो है एक स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना था। तो एक संस्था का स्थापना हुआ, उसको बोलते हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका काम ये था, ये पूरा कैसे केमिस्ट्री के डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स, उनका स्टैंडर्डाइजेशन कैसा किया है। मतलब ऐसा नहीं था कि भाई आपको साइंटिस्ट लोग खोज नहीं करना, हर एक साइंटिस्ट अपना खोज करा था, बट उन्होंने कहा कि देखिए इतना अलग अलग सिंबल बनाकर, पिक्चर बना करके उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेट्स स्टैंडर्डाइज थिंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट्स व्हाई इट इज इंटरनेशनल यूनियन, ओके, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कि हुआ कि भाई पूरी दुनिया में लोग इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। अब इंडिया में बोल रहे हैं H2O, और पाकिस्तान में बोल रहे हैं
मान लिया जाए T2O, हो गया गड़बड़? तो हुआ कि नहीं? दिस विल नॉट हेल्प because we are talking about science. Science has no boundary with countries. It should be one information for everybody. अगर हमारे environment में 70% ऑक्सीजन, 28% नाइट्रोजन एंड 2% बाकी इम्प्योर गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो भी है, तो हमारे इन्वायरमेंट मतलब थोड़ी है मेरे पिताजी के इन्वायरमेंट है ये पूरा अर्थ, पूरी धरती का हिसाब किताब है ये, राइट? तो यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान में परसेंटेज अलग अलग नहीं हो सकता है, इंडिया यूएस में भी अलग नहीं हो सकता है, मेक्सिको जापान भी नहीं लड़ सकता इसको लेकर के, राइट? नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया आपस में कितना लड़ाई कर ले, लेकिन उनके लिए भी ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, correct? तो दैट इज व्हाई दिस this body called IUPAC was brought in with agreement between multiple countries. सारे देशों ने मिलकर हाथ मिलाया कि भाई चलो, ये होता है सार्क समिट होता है, अभी ओलंपिक चल रहा है, दीज आर द इवेंट्स, G20 होता है, हर बहुत सारे देश आपस में मिलते हैं and they agree on certain things. So that is how this body was formed, International Union of Pure and Applied Chemistry. ठीक है कि भाई सबका अपना अपना राग नहीं अलापो, लेट्स डू समथिंग इन अ मोर स्टैंडर्ड वे एंड पीपल स्टिल हैव द चॉइस. अभी नॉर्थ कोरिया बोलेगा कि भाई हमको नहीं मानना यूपीएससी, नहीं मानो कोई बात नहीं, तो अपना नॉर्थ कोरिया के अंदर अपने दीवार के अंदर में जितना रखना है रखो, बना के कोई दिक्कत नहीं. लेकिन all the countries who wanted to standardize things, they agreed with this one, and that is how अभी वो सिंबल उम्बल का चक्कर नहीं रहा. अब देखिए सिंबल में सबसे ज्यादा तकलीफ हमको हो जाता, ड्राइंग करते रहते बैठ करके तो फंस जाते. ये हाइड्रोजन है, अब कैसे पता चला हाइड्रोजन था, ये ऑक्सीजन, एक बिंदु था हाइड्रोजन हो गया, बिना बिंदु का ऑक्सीजन हो गया, कैसे करेगा अभी? वो एक 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 डॉट से पूरा काया पलट हो जाता. तो हुआ कि ना, ऐसे नहीं चलेगा. यूज करेंगे हम लोग सिंपल टेबुलर फॉर्म में. मान लिया जाए हम लोग बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम. चलिए अभी अभी टेबल नहीं बनाते हैं, जस्ट सिंपल एग्जांपल लेते हैं. एल्यूमिनियम, लोग बोला कितना टेंशन क्यों लेते लाइफ में, एल हो गया एल्यूमिनियम. ये इसको बना दिया गया सिंबल. अब एल्यूमिनियम का हम अगर गोला बना करके पता नहीं ऐसे 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 कुछ तो कर देते, किसको याद होता है इधर लाइन किधर गया था, गड़बड़ा जाता. अब यहाँ पे आसान है, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड तो मिक्सचर है, कंपाउंड की बात नहीं करते अभी हम लोग. कैल्शियम मान लीजिए, तो एकदम ऐसा एग्जैक्टली नहीं कि पहला एक या दो कैरेक्टर लेके बनाया गया, बट एट लीस्ट वाज मच मोर स्टैंडर्डाइज्ड. क्योंकि कैल्शियम में Ca है, कार्बन मोनोऑक्साइड में CO हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 हो जाएगा. So there were different combination, different methods, different combinations used, but net it was much more simpler कि भाई it was much more simpler, much more better, much more easy to remember. और ये दिस वाज द बेस जिसके ऊपर जो है ये सबको अलग अलग सिंबल दिया गया, एंड देन दे स्टार्टेड यूजिंग इट, जो कि बाद में जाकर के हमारा पीरियोडिक टेबल में भी गया वो. ठीक है, तो आज हम लोग ने पढ़ा एटम के बारे में, क्या एटम क्या होता है, फिर
लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में सीखा. देन वी लर्न अबाउट what else? उन्होंने फिर then we learned about कि उसका नेमिंग कन्वेंशन सिंबल्स के बारे में पुराने जमाने में कैसे यूज करते थे. Then we learned about how did the IUPAC came into existence and standardized the whole thing. तो और द नेमिंग कन्वेंशन. तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं. I know we took little longer to get through these concepts, which were much easier. इसको हम 2-3 लाइन में बोल रहे थे कि भाई देखिए ऐसा है कि कोई भी चीज का छोटा छोटा पार्टिकल होता है उसको एटम बोलते हैं, उसको आगे तोड़ नहीं सकते हैं, बस खत्म. आगे बढ़ते कि भाई देखिए इसके लिए दो लॉ था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. उसमें पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ये दो चीज जान लीजिए, खत्म कहानी. तो इसको 2-3-4 मिनट 5 मिनट में हम ये क्लास खत्म कर सकते थे. आई टुक लिटिल लॉन्गर बिकॉज आई वांटेड टू ब्रेक इट डाउन. आई वांटेड टू मेक श्योर कि आप लोग अब जो है यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ साइंटिस्ट. मतलब हर एक जानकारी जो आपके पास आती है यू ट्राई टू वैलिडेट दैट कि भाई अच्छा ये इसका क्या मतलब, अच्छा ऐसा होता है, ठीक है, लेट मी ऐसा. अगर उसका अदर साइड क्या है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा. So start thinking of those lines, then you'll be able to make these concepts completely yours. Or this is where this video that I upload also, right, in YouTube, that will also come out handy for you. कि कभी कभी हम बहुत सा फालतू बकवास कर जाते हैं, उसमें से जो काम का चीज है उसको 1-2 बार अगर देखेंगे वीडियो ना कि अच्छा ये जो सर बोल रहे हैं, होता है कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं, तो आप when you argue with yourself or argue with me, then you will see कि okay ये वाला चीज जो है सर ने गलत बताया था, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए. तो आप मेरे से वापस चैलेंज करके पूछ भी सकते हो कि सर ये वाला ऐसे नहीं, सर ऐसे होना चाहिए. So that is where you will be you'll end up building your concepts. तो हम लोग यहाँ पे ये क्लास को यहीं पे रुकते हैं अभी, बिकॉज इंग्लिश क्लास के बच्चे भी ज्वाइन करने लग गए हैं. अब आगे चल करके हम लोग इसी चैप्टर में बाकी एटॉमिक मास और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उसके बारे में बात करेंगे. बट आई थिंक इट वाज अ गुड स्टार्ट टुडे फॉर दिस चैप्टर. Now at least we have a foundation or building block for thinking on or thinking about atoms and its subsequent properties in more detail. तो हम ये बोले कि एटम सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल होता है किसी भी चीज का, इसको आगे ब्रेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बोले कि व्हेन वी लर्न फर्दर वी विल सी कि भाई एटम के अंदर में भी बहुत सारा काम होता है अंदर में. ठीक है, तो अगर कोई सवाल है तो पूछ डालिए बिफोर वी स्विच टू द इंग्लिश क्लास. आप लोग समझ में आया ठीक से जो भी बोले हम, या कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? ठीक है. अलग समझ में नहीं आया उसके थम्स डाउन किया आपने, या दिक्कत नहीं है उसके लिए थम्स डाउन किया है? दिक्कत नहीं है, ओके. चलिए, तो आई एम स्टॉपिंग रिकॉर्डिंग फॉर दिस. दिक्कत नहीं है, इसके लिए थम्स डाउन.